तो पिछले पार्ट में क्या तमाशा हुआ था सुनो। लिज भाई साहब ने एक स्पेल रेडी किया था जो आस्था और यामी को ठीक ठाक उड़ा देने वाला था, लेकिन अपने गोश्त ने अपने मिरर मैजिक और रिफ्लेक्शन से इन दोनों को बचा लिया। लिज की स्पीड तो वैसे भी सबसे तेज होती है, पर गोश्त ने उसी स्पीड को लिज के खिलाफ इस्तेमाल कर दिया और लिज का अटैक वापस उसी पे चला दिया। यामी तो हंसी रोक ही नहीं पा रहा था, बोलता है वाह गोश्त तू तो नया फैंसी स्पेल लेकर आया और सारे क्रेडिट ले गया। गोश्त बोला कैप्टन मैं जो भी हूँ वो सिर्फ आपकी वजह से हूँ, आपने मुझे स्क्वाड में लिया था उसके लिए सौ बार थैंक यू। यामी तो मस्ती में कहता है अरे तो फिर सारे क्रेडिट मुझे ही दे दे। तब आस्था ने बीच में टोक दिया कैप्टन यामी आपने तो कुछ भी नहीं किया, लिज को तो गोश्त नहीं उड़ा दिया। यामी ने आस्था की खोपड़ी पकड़ के हवा में उठा लिया। फिनरल ने हंसी रोक नहीं पाया, बोला अरे लड़ने का क्या जरूरत है, हम सब ने मिलकर जीता है। यामी और गोश्त बोला तेरे को छोड़ के सब ने। फिर फिनरल बोला अगर मेरा स्पेस मैजिक ना होता तो यहाँ तक आने भी मुश्किल था। अब गोश्त को सिर्फ अपनी बहन मैरी के पास पहुंचने की चिंता थी। बोला भाई अब तो जल्दी से मैरी के पास ले जाओ, लेकिन फिनरल ने उसका सपना तोड़ दिया। एक ही बार मैजिक बचा है, जब तक रिचार्ज नहीं होगा यही गुजरो। यामी और गोश्त तो फुल डिसअपॉइंट हो गया। गोश्त बोला मैरी को इंतजार मत करवाओ। यामी जवाब में कह रहा था भाई कितना यूजलेस है तू। यामी फिर लिच के पास गया और लिच ने घुड़ के गोश्त से बोला शायद मुझे तुम्हें जख्म देने का रिस्क नहीं लेना चाहिए था। गोश्त हैरान होकर बोला भाई किसकी बात कर रही है तू। यामी ने भी बोला अरे तुम दोनों पहले से जानते हो क्या। पर लिच अपने भाव बनाकर बोला एक दिन तुम्हें सब समझ आ जाएगा। यामी ने भी सोचा भाई कुछ समझ तो नहीं आया, पर अब हम तुझे हेडक्वार्टर लेकर चल जाएंगे, बात तेरा किससे सुनेंगे। आस्था ने फिर भी अपने डाउट दिखाया और बोला वो भी मारा नहीं है। तो यामी ने बोला अब हर छोटी छोटी डिटेल पर टेंशन लेना जरूरत है क्या। सीन शिफ्ट होता है और नोले हेडक्वार्टर्स में फोन पे चिल्ला रही होती है री इन्फोर्समेंट कब आएगा, अब तक तो पहुंच जाना चाहिए था। उनके दोस्त बोलता है कैप्टन को बताया था लेकिन उसने भी इग्नोर मारा, पर कुछ देर बाद निकल गया। नोले टेंशन ले रही थी कि वो अब तक विलेज में क्यों नहीं आया। तभी बाहर से बच्चों की आवाज आई और सिक्के ने बोला मेरे शिफ्ट ओवर होने वाली थी, अब मैं भी जाऊँ और कैप्टन को रिपोर्ट करूँ। अरे भाई सीन तो कुछ ऐसा है। नोले ने अपने कैप्टन को सिचुएशन का अपडेट दिया और इसके चक्कर में आगे चल के आस्था और यामी की मदद करने लोग पहुंच गए। सारे बच्चे से उनके पेरेंट्स के पास वापस आ गया और कुछ बच्चे बता रहे थे कि कैसे सिस्टर टेरेसा ने अपने मैजिक से उनको बचाया। बच्चे के पेरेंट्स नोले का थैंक यू बोल रहे थे और नोले बस सोच रही थी मैंने तो बस हेडक्वार्टर्स को फोन किया था और यहाँ बैठी थी, कुछ खास तो नहीं किया, लेकिन सोच रही थी कि कैप्टन सीधा उधर क्यों गए, यहाँ आने की भी नहीं सोचा। रेबिका तो टेंशन में थी, लुका और मार्को की चिंता कर रही थी क्योंकि वो लोग अब तक नहीं पहुंचे थे। नोले भी आस्था के लिए चिंतित थी। तभी नेरे उड़ते हुए आई और नोले के रास्ते के डायरेक्शन दिखाया और वो उसके पीछे चली। दोनों सिस्टर टेरेसा के पास पहुंचे जहाँ लुका और मार्को भी थे। रेबिका ने घबरा के पूछा सिस्टर टेरेसा आप ठीक हो ना। सिस्टर टेरेसा बोले अरे भाई मैं बिल्कुल ठीक हूँ, 100 साल और जीने का इरादा है। रेबिका तो समझ नहीं पा रही थी कैसे शुक्रिया अदा करे। सिस्टर टेरेसा बोलती है मैंने ये सब अकेला नहीं किया, आस्था और गोश्त ने भी मदद की। तब उनको थोड़ी कमजोरी महसूस होती है और हिलर्स उनको रेस्ट लेने कहती है। नोले को ब्लैक बुल का रोप दिखा। मार्को बोलता है ये आस्था ने मुझे दिया ताकि डर ना लगे और नोले सोच रही थी आस्था कहाँ है और ये नया लड़का निज कौन है। वो लोग बता रहे थे कि आस्था अभी भी यामी के साथ फाइट में लगा है। नोले सोचती है फिनल को मुझे आस्था के पास ले जाना चाहिए था, पर फिर अपने मन में बोली अरे अरे ऐसा नहीं है कि मुझे उसकी चिंता है, मैजिक नाइट को एक साथ रहना चाहिए बस। सीन शिफ्ट होता है यामी और लिच के साइड। फिनल का मैजिक अभी रिचार्ज होने में टाइम लगा और यामी और गोश्त उसको चीरने लगा कि तू कितना यूजलेस है। फिनल को तो ये बिल्कुल पसंद नहीं आया। गोश्त अपने ख्यालों में सपने देख रहा था, सोच रहा था कि जितना लेट पहुंचेंगे मेरे के पास उतना ही वो उसकी चिंता करेगी जैसे पिछली बार हुई थी। आस्था क्यूरियस होकर पूछता है फर्स्ट में क्या हुआ था। गोश्त कहता है भाई कुछ नहीं बताने वाला हमें, मेरे को जो पाना चाहेगा वो मेरा दुश्मन है। यामी के पेट गुड़ रहा था तो फिनल से बोलता है कम से कम एक छोटा बोतल तो खोल दे यार, कुछ खाने को तो आ जाए। फिनल ने तुरंत जवाब दिया मैं डिलीवरी सर्विस नहीं हूँ समझे। फिर आस्था के अलावा सब पावरफुल मैजिक फील कर पा रहा था। उस तरफ 3 लोग स्पेशल मैजिक से पहुंच गए थे और वो देखते हैं कि लीच ने बेल्टस को कब्जे में कर रखा था। ये 3 भी आई ऑफ द मिडनाइट सन के मेंबर्स थे, मतलब हीरोज का नया दुश्मन। आस्था सोच रहा था बेल्टस तो यामी के बाइंडिंग मैजिक में बाधा है, तो ये लोग किसकी हेल्प से यहाँ आए थे। तो यार सीन कुछ ऐसा है कि एक बंदा जो दिखता है लेजी लेकिन वैसे नहीं है, वो सुपर स्पीड में यामी के पास पहुंचता है और यामी के ग्रिमर को टच करके बोलता है भाई तुम्हारा ग्रिमर का भी यूनिक डिजाइन है। यामी तुरंत डार्क लाइट मैजिक से उस पे अटैक करता है। वो अपने सुपर स्पीड की वजह से बच जाता है, लेकिन हाथ पर चोट से काट हो जाता है। उस काट को वो अपने हीलिंग मैजिक से ठीक भी कर लेता है। आस्था देख के शॉक्ड रहता है कि ये बंदे भी हीलिंग पावर यूज कर सकते हैं। उसके बाद लीच अपने साथियों से माफी मांगता है कि वो अकेला इन सब को हरा नहीं पाया। लीच खुद जख्मी है लेकिन खुश भी है क्योंकि उसके साथी अब यहाँ आ गए हैं। उसके एक टीममेट ने अपने फ्लेम मैजिक से लीच को हिल भी कर दिया था। वो लेजिन लुकिंग बंदर लीच से बोलता है सब कुछ अकेला करने की जरूरत नहीं है, इतना बोझ अपने ऊपर मत लो। तब एक और कैरेक्टर जिसे सब शैतान भाई कहता है बोलता है तुम्हें पता है हम क्या करते हैं उन लोगों के साथ जो हमारे साथियों को चोट पहुंचाते हैं। मैं तुम्हें मच्छर की तरह मारूंगा और जैसे तितली के पांग तोड़ता हूँ वैसे तुम्हारे भी वही हाल करूंगा। ये सुनकर आस्था सोचता है यार ये लोग कौन है। लिच आस्था को बताते हैं कि ये लोग आई ऑफ द मिडनाइट सन के सबसे स्ट्रॉन्ग मेंबर्स है। इनके बैटल कॉम्बैट में पावर लिच को भी सरप्राइज कर देती है। फिर वो क्लोबर किंगडम का मेंशन करता है और बोलता है कि क्लोबर की 3 लीव्स फेट, होप और लव का मतलब
मतलब है, लेकिन उन्होंने इसके ऑपोजिट नाम रखा है। फेथ का ऑपोजिट है राया द डिसलॉयल, हब का ऑपोजिट है बेटो द डिस्पायर और लव का ऑपोजिट है फाना द हेटफुल। यामी हंस के बोलता है, वाह बड़े भव्य नाम है भाई, लेकिन नाम से पार नहीं दिखाया जा सकती। राया कहता है, अच्छा तो तुम्हें दिखाना पड़ेगा। पर वो सुपर फास्ट स्पीड में यामी के पास पहुंचता है और उसके खिलाफ डार्क मैजिक से अटैक करता है। एक्चुअली वो यामी के मैजिक की कॉपी कर रहा होता है। यामी मजाक में बोलता है, भाई तुझे मैं कॉपीराइट मार दूंगा, तुमने मेरे मैजिक को कॉपी किया है। यामी उस पर काउंटर अटैक करता है, लेकिन इसी वक्त बेटो भी यामी पर हमला कर देता है। यामी काफी मुश्किल से बचा है, लेकिन फिर बेटो अचानक फिनल और आस्था की तरफ अटैक करने की कोशिश करता है। यामी तुरंत बेटो पर अटैक करता है ताकि वो फिनल, आस्था और गोश्त को बचा सके, लेकिन बेटो आसानी से बच निकलता है। यामी सोचता है, यार क्या इसने मेरी की को रीड कर लिया। बेटो लगातार यामी पर अटैक करता है और उसकी तालबर को तोड़ देता है। वो बोलता है, मैं तुम लोगों को वो फेसेस दिखाना चाहता हूँ जब तुम्हें पता चलेगा कि तुम्हारे पास जीतने की कोई उम्मीद ही नहीं है। यामी गुस्से में बोलता है, ये कस्टम मेड कटाना थी और काफी महंगी भी थी, अब तक इसके पैसे नहीं दिया है मैंने, तुम्हें इसका पैसा भरना पड़ेगा। फिर पाना एक अचानक एक बड़ा सा फ्लेम मैजिक अटैक करती है यामी पर, तो उसके पास एक पावरफुल स्पिरिट होता है जैसे इन्हीं के पास विंड स्पिरिट है। लेकिन यामी मस्ती में बोलता है, ये चूजा अभी फुली डेवलप नहीं हुआ है। फिर भी यामी के हाथ पे फ्लेम का असर हो ही जाता है। फिर वही थर्ड आई ग्रुप के 3 लोग यामी से फाइट करता है। यामी तो अकेले उन तीनों को भिड़ते हैं और फिनल, गोश और आस्था अपने डार्क मैजिक के कोकोड में रखने के लिए बोलता है ताकि वो उनके प्रोटेक्ट कर सके और खुद भी फाइट कर सके। लंबी फाइट के बाद यामी थोड़ा थकने लगता है, उसके मूवमेंट भी स्लो हो रही थी। अब उस पर अटैक भी ज्यादा लगने लगता है क्योंकि वो अपने टीम को प्रोटेक्ट करते हुए लड़ रहा था। फिनल और गोश का मैजिक अभी रिकवर नहीं हुआ कि वो यामी की हेल्प कर सके। आस्था ये देखते हुए कहता है, सर कैप्टन यामी मुझे आपकी मदद करने दो। पर यामी मस्ती में जवाब देता है, अभी तो छोटा है, थोड़ा बड़ा हो जा, फिर सोचना मेरा चिंता करने का, अभी बस खड़े रह के मुझे देख क्योंकि मैं अपने लिमिट्स को यहाँ पर सरपास करने वाला हूँ। लिच हंस के बोलता है, मुझे पता था तुम इतनी आसानी से नहीं मारोगे, लेकिन तुम अपने वक्त बर्बाद कर रही हो। थर्ड आई की पावर मैजिक नाइट कैप्टन से भी ज्यादा होता है। फिर फाना अपने सलामेंडर फ्लेम मैजिक से फुल पावर अटैक करती है यामी पर, और इसी के साथ वेल्टर और राया भी मिलकर अटैक करता है। यामी पे अटैक तो करते हैं, लेकिन यामी उनके अटैक से बच जाता है। तभी क्लोबर किंगडम के दूसरे मैजिक नाइट कैप्टन जैसे नोजेल, चार्लोटे और जैक भी वहाँ रीइंफोर्समेंट के तौर पर पहुंच जाते हैं। जब जैक वहाँ आता है तो हंसी में बोलता है, तो ये वो 3 है जो मैजिक नाइट के कैप्टन से ज्यादा पावरफुल है, चलो तुम्हारी थ्योरी का टेस्ट करते हैं। अरे यामी तू तो अकेले मजे ले रहा था, हमें भी थोड़ा एक्शन लेने दे। यामी बोलता है, मैं अपने लिमिट्स को सरपास करने ही वाला था और तुम लोग यहाँ आ गए, तुम लोग क्या कर रही हो यहाँ। नोजेल हंसी में बोलता है, जिस पोजीशन में तुम हो तुम्हें मुझसे इज्जत के साथ बात करनी चाहिए, वरना किसी दिन तुम्हें मर के गद्दा खुद कर दफन कर दूंगा। यामी मस्ती में बोलता है, तेरा हेयर स्टाइल देख पहले, मैं तुझे सीरियसली नहीं लेने वाला। चार्लोटे भी बोलती है, पैथेटिक तुम हमारे बिना इनको हरा नहीं पा रही हो। यहाँ आस्था और फिनल तो मैजिक नाइट कैप्टन को देख के एक्साइटेड हो जाता है, लेकिन गोश कॉन्फ्यूज हो रहा था कि और पूछता है ये लोग कौन है। फिनल उसको बताता है, ये मैजिक नाइट के कैप्टन है, क्या तुझे बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं है मैजिक नाइट के में। और अब आस्था एक्साइटेड होकर बोलता है, अब लोगों का फेवरेट मैजिक नाइट कैप्टन कौन है। मैंने तो फेगलाइन और कैप्टन यामी। रेबिका कंबल उड़ा के लूका और मार्को से कहती है, आराम कर लो भाई, सारे बच्चे से रेस्क्यू हो चुके हैं। तब नेज नोले को सब कुछ बताता है, कैसे आई ऑफ द मिडनाइट सन ने उन दोनों भाइयों को अपने काम निकलने के लिए इस्तेमाल किया, कैसे सैली ने बाड़ों को एक कीचड़ के शैतान में बदल दिया, लेकिन भले उन्होंने नेज और उसके भाई का फायदा उठाए हो, असल में ये दोनों ही थे जो बच्चों को किडनैप करके उनके मैजिक निकल रहे थे। नेज अपने किए पर पछतावा है, इसलिए वो सोचता है कि वो अपनी सजा पूरी ईमानदारी से काटेगा और उसके बाद वो एक मैजिक नाइट बनेगा। फिर वो नोले को बताता है कि आस्था ने उसे कहा था सजा पूरी करने के बाद वो उसका दोस्त बनेगा और जो मैजिक नेज यूज करता था वो कभी पॉपुलर हो जाएंगे लोगों में। नेज अपने एक्शन के लिए नोले से माफी मांगता है, पर नोले थोड़ी एटीट्यूड में कहती है, माफी मांगने का अब क्या ही पता है, तुमने कहा ना सजा पूरी करके तुम आस्था के दोस्त बनोगे, तो उसके लिए प्रे करो कि वो ठीक ठीक वापस आ जाए फाइट से। नेज आस्था के लिए प्रे करता है और नोले का चेहरा थोड़ा लाल हो जाता है। अपने आप से कहती है, मैं उसकी चिंता क्यों कर रही हूँ। रेबिका चुपके से नोले और नेज की बातें सुन रही होती है और सोचती है, तो यही वही लड़की है जिसको आस्था ने अपने दिल दिया है, मतलब मेरे लिए तो कोई चांस ही नहीं है ऐसे कंपटीशन के सामने। आस्था वहाँ क्लोबर किंगडम के लिए लड़ रहा है और ये लोग विजय उनके पास पहुंचने का तरीका सोचने में। फिर वो अपने आप को समझाती है ये वक्त नहीं है ऐसा सोचने का और तैयारी में लग जाती है। कहती कि जब आस्था और बाकी लोग वापस आएंगे तो सब रेडी होना चाहिए। तैयारी से मतलब क्या, अरे खाना बनाने के अलावा और क्या होगा, रेस्टोरेंट जो चलाती है वो। चलो अब चलते हैं उस केव की तरफ जहाँ असली फाइट हो रही हो। जब यामी और जैक फाइट कर रहे होते, जैक गुस्सा होकर यामी से कहता है, तो तू क्यों अकेला ही मजा ले रहा था, तुझे लगता है ये लोग कूटने लायक है। जैक तो हर चीज का स्लाइस में काटने का ही मजा आता है, यानी चील मारते हुए कहता है, अरे ये तो कागज के टुकड़े की तरह है, मैं तो अभी सबका काम तमाम करने वाला था। जैक उसका मजाक उड़ाते हुए कहता है, हाँ देख ही रहा है तो कितना बुरी तरह हरा पड़ा है यहाँ, क्यों ना मैं अपने गुस्सा अभी तेरे पर उतर दूं और तेरी गर्दन काट दूं। यामी सार्कास्टिक टोन में जैक से कहता है, माफी चाहिए क्या तुझे। जैक भी अपने एटीट्यूड में बोलता है, छोड़ मारने का टाइम नहीं है तेरा, जब तू फाइट के लायक हो जाएगा तब देख लेंगे। चार्लोटे भी आकर यामी से बोलती है, और कितनी देर तक यहाँ बैठे ही रहेगा, यामी अब इस हालत में है कि चल भी नहीं सकता। चार्लोटे उसको ताना मार के कहती है, इतना पैथेटिक फील हो रहा है तुझे, जमीन ने तेरी असलियत पहचान ली और उठाने से इनकार कर दिया। यामी हंसती है बोलता है, अरे जमीन को मेरे ऐस इतनी ज्यादा पसंद है कि मुझे उठाने ही नहीं दे रही
है। चैलेट फिर रोस्ट करते हुए बोलती है, हाँ हाँ, ऐसे कैसे हो सकता है कि धरती माँ को तेरे जैसे डाकू को पसंद आ जाए। यामी टांग आकर कहता है, अरे तू कितनी खतरनाक बातें करती है, ऐसे तो करेगी तो कोई लड़का शादी के लिए तुझे मिलेगा ही नहीं। चैलेट भी पलट के जवाब देती है, मैं तुझको अपने हाथों से जमीन में दफन कर दूंगी। उस पर यामी सार्कास्टिकली बोलता है, ओ नोजेल तू तो कितना कूल है, सो गुल। नोजेल भी कहता है, अरे ओए विदेशी, मुझसे दूर ही रहना। यामी हंसी में बोलता है, थैंक्स भाई, ये तो कंसीडर करना लायक है। फिर अपने मेंबर्स आस्था, फिंडल और गोश को पहुंचते हुए कहता है, अरे यार नोजेल अपने बालों का हेयर स्टाइल कैसे संभाला होगा, कौन सा बार्बर काम करता होगा इसके स्टाइल पर। आस्था हंस के बोलता है, अरे वो रॉयल है तो उसके पास तो पर्सनल हेयर स्टाइल होगा ही जो सिर्फ उसके बालों को संभालता है। फिंडल भी हंसी छुपाते हुए कहता है, हाँ मैं भी सरप्राइज्ड हूँ, नोजेल के पास तो जरूर अपना पर्सनल हेयर स्टाइलिस्ट होगा। अब इतना सीरियस बैटलफील्ड में यामी नोजेल की बेइज्जती करने में बिजी हो जाता है। कैप्टन और एक कैप्टन की छोटी मोटी नाटक तो नॉर्मल ही है, पर यामी अपने मेंबर्स को भी इस रोस्ट में इंक्लूड करके पूरे टीम रोस्ट सीजन शुरू कर देता है। नोजेल गुस्से में कहता है, क्यों ना दुश्मनों से पहले मैं तुझे ही दफन कर दूं। यामी हंस के बोलता है, अरे तू एक विदेशी पर अपने मैजिक बेस्ट नहीं करेगा। तीनों कैप्टन अब फाइट के मूड में आ जाता है। आस्था भी एंथुसियाज्म में कहता है, चलो गाइस हम उनसे फाइट करते, मैं भी रेडी हूँ। नोजेल तुरंत बोलता है, अरे तू फाइट से दूर ही रहना, जब हम कैप्टन बैटलफील्ड में है तो कमजोर लोग हमें बस सपोर्ट करे, तुम्हारे पास तो मैजिक भी नहीं है। सीन अब गर्म हो रहा होता है, दुश्मन भी फाइट के लिए रेडी है। राया चार्लोटे से फाइट का चॉइस करता है और बोलता है, अगर तुमसे जीत गया तो मेरे साथ कॉफी पीने जाओगी। चार्लोटे इसको सीधा रिजेक्ट करके अटैक कर देती है। राया भी यामी से लाइटलेस स्लैश अटैक का कॉपी करके चार्लोटे के मैजिक से बचने की कोशिश करता है। जैक अपने अटैक बेटो पर लॉन्च करता है, लेकिन बेटो भी अपने सस्ता बीट मूड ऑन करके बदले में अटैक करता है। नोजेल सीधा लीच पर हमला करता है क्योंकि भाई उसका भाई फिग लाइन को कोमा में पहुंचा चुका था। फना की फ्लेम नोजेल की अटैक को रोक देती है। जैक बोलता है, लगता तेरा मर्क्यूरी मेल्ट हो गया, चाहे तो अपने ओपोनेंट्स को स्विच कर सकते हैं। नोजेल पूरी ईगो में कहता है, अरे इसकी फिल्म मेरे कुछ नहीं बिगड़ सकती, तुम्हें अभी क्या पता है मैंने कैसे कैसे टफ बैटल्स फेस किया है, तब जाके ये बना हूँ मैं। नोजेल अपने सिल्वर मर्क्यूरी से फना पर जोर से अटैक करता है और फना उसका जवाब अपने फ्लेम से दे देती है। बैटलफील्ड में जबरदस्त फाइट चल रही होती है। फाइट इतनी जोर शोर से हो रही होती है कि हर तरफ धूल उड़ रही होती है, जिसे देखना मुश्किल है। आज तक फिनलैंड कुछ नहीं देख पा रहा था, पर यामी उनके हर मूव को क्लियरली सेंस कर रहा था। यामी आस्था को बोलता है, अगर देख नहीं सकता तो उनकी की फील तो कर। फिर यामी फिनलैंड से बोलता है, यार है भाई, कभी देर से रिलैक्स किया होगा, अब अपने स्पेशल मैजिक तो यूज कर ही ले। फिनलैंड पहले तो खुशी से कहता है, चल यहाँ से भाग लेते हैं, और कैप्टन लोगों को छोड़ देते हैं। पर जैसे यामी के चेहरे की स्माइल देखता है, उसकी मुस्कुराहट गायब हो जाती है। यामी की फेस से सब पता चल रहा होता है कि वो कुछ बिग प्लान कर रहा है, कुछ क्रेजी करने वाला है। दूसरी तरफ लिज सोचता है, जैसे सोचा था मैजिक नाइट के कैप्टन तो काफी स्ट्रॉन्ग है, लेकिन फिर भी मेरे थर्ड आई स्क्वाड को हरा नहीं सकेंगे। पुलिस सोच रहा होता है कि ये लोग थर्ड आई को हरा नहीं पाएंगे क्योंकि माना ने इन्हें स्पेशल फेवर दिया है। उसके दिमाग में कुछ सवाल भी उठ रहा था, जैसे कि एक इंसान जिसके पास बिल्कुल भी मैजिक नहीं है, उसके पास ये 5 लिप ग्रिमर कैसे आई। कहीं ना कहीं कोई गड़बड़ तो जरूर है। वो डिसाइड कर लेता है कि वो उस ग्रिमर को वापस ले लेगा। लीजिए सब अपने दिमाग में सोच ही रहे होते हैं, तभी यामी और फिनल मिलकर खतरनाक प्लान बनाते हैं। यामी फिनल का स्पेशल मैजिक यूज करके एक पोर्टल से सीधा लीच पर हमला करने चलता है। ब्लैक बुल ने पहले ही लीच को थोड़ा वीक कर दिया है और यामी इसकी मौका को खोना नहीं चाहता। वो लीच को कैप्चर करने का सोच रहा था, लेकिन लीच को ऑलरेडी पता होता है कि यामी कुछ ऐसा ही करेगा, तब वो पहले से काउंटर अटैक के लिए रेडी होता है। दूसरी तरफ बाकी कैप्टन फाइट करते हुए कहता है, तुमने हमारे बॉस को अंडर एस्टिमेट किया, पर भाई असली अंडर एस्टिमेट तो तुम लोगों ने आस्था को किया था। आस्था भी सीधा लीच के पास पहुंच जाता है और सब शॉक्ड रहता है कि ये इतनी जल्दी कैसे वहां पहुंच गया। यामी को आस्था पर पूरा भरोसा है और इसी वक्त यामी और आस्था एक कदम आगे है लीच से। लीच को लगता है कि वो यामी पर काउंटर अटैक करेगा, पर तभी एक धमाकेदार ट्विस्ट आ जाता है। आस्था लीच के काउंटर अटैक करने से पहले उस पे अटैक मार देता है और फिर यामी भी अपने फुल पावर लगाकर उस पे अटैक कर देता है। सब लोग हैरान रहता है कि आस्था ने ये सब कैसे किया। यामी मुस्कुरा के बोलता है, जब तुम किसी की को पढ़ सकते हो तो कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं है। आस्था लीच से बोलता है, तो कैसे लगा मेरा अटैक जिसमें बिल्कुल भी मैजिक नहीं था। यामी बोलता है, भाई सारा क्रेडिट खुद मत ले ले, तूने अच्छा काम किया है, अपने लिमिट को क्रॉस किया है। आखिर में फाइटिंग का सारा ग्लोरी यामी और आस्था ही ले लेता है और बाकी मैजिक नाइट भी थर्ड आई के मेंबर से भिड़ने लगता है। यामी सोचता है कहीं और कोई रीइंफोर्समेंट तो नहीं आने वाला। लीच को बचाने के लिए फिनल बोलता है, अभी तेरे बेस्ट चांस है यामी लीच को खत्म करने का। जब तक बाकी कैप्टन थर्ड आई को रोके हुए हैं, तभी लीच में से एक टीकी लाइट निकलती है और वो आस्था से बोलता है, तेरे पास ये ग्रिमर कैसे है? डीमन स्लेयर और डीमन डेवलप टर्बर तेरे पास क्या कर रही है? ये सब तो मेरे मास्टर का बिलोंग करती है, तू कौन होता है कि इनके मालिक बनने वाला? सब लोग सोच में पड़ जाता है और नोजेल भी कॉन्फ्यूज हो जाता है। हमारी इन्फॉर्मेशन के अकॉर्डिंग तो मास्टर आई ऑफ द मिडनाइट स्थान के लीडर है, तो लीच इनका असली लीडर नहीं है। अगर ये लीडर नहीं है तो फिर ये मास्टर है कौन? आस्था लीच से बोलता है, ये ग्रिमर और तलवार मेरी है, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता तुम्हारा मास्टर कौन है, ये सिर्फ मेरी है। लीच गुस्से में आके पावर अप करता है और उसके बॉडी से तेज लाइटनिंग निकलती है। वो जोर जोर से चीखने लगता है कि तेरे पास वो तलवार और ग्रिमर क्या कर रही है, वापस करो, ये तुम्हारी नहीं है, ये मेरे मास्टर की है। जैक अपने अटैक करने की कोशिश करता है लीच पर उसका अटैक लीच की लाइट में ऐसे घुल जाता है जैसे वो कोई किलो ना हो। जिस तरह लीच अपने पावर और माना बढ़ा रहा होता है, लगता है यह एक बड़ा धमाका होने वाला है। फिनल घबरा के बोलता है, मुझे पहले से ही पता था कि ये आने एक गलती थी। यामी इसको टोकता है, ये वक्त दर्द दिखाने की
नहीं है, ये एक चांस है। अगर हम लीज को हरा पाए तो अपने लिमिट को क्रॉस कर सकते हैं। अस्तबी फुल जोश में आके तैयार हो जाता है, पर फिनरल सोचता है क्या ये लोग सच में पागल है। तभी गोश बोलता है डरपोक मर्ड वन, मेरे पास जो मैजिक है क्या वो लीज को अटैक को रिफ्लेक्ट कर पाएंगे। फिर पता चलता है कि जब आस्था ने लीज पर अटैक किया था तब एक मैजिक सील टूट गई थी जो किसी वजह से लीज पर लगाई गई थी। अब लीज फुल पावर में आके फाइट कर सकता है और ये लोग डिसाइड करता है कि उसे पहले उसको दोबारा सील करना होगा, वरना वो धमाका करके सबको उड़ा देगा। वो तीनों मिलकर लीज के मैजिक सील कर देता है। तभी राया वेल्टस को उठा लेता है। तभी बाहर से निकलते वक्त बोलता है आज तो हम तुमसे हार गए, पर अगली बार तुम बच नहीं पाओगे। याद रखना आई ऑफ द मिडनाइट सन तुम पर हर वक्त नजर रखेगा। तुम्हें दोबारा हराने के लिए हम आ रही है। उनके जाने के बाद जैक सोचता है ये लोग सच में मना के प्यार में है। इनके पास सिर्फ मना ही नहीं बल्कि उसको यूज करने का स्किल भी है। मैं इनसे दोबारा लड़ना चाहूंगा। चार्लोटे बोलती है उस तीनों ने लीज के पावर मैजिक को सिर्फ एक स्पेल में ही सील कर दिया था, ये काम आसान नहीं था। नोजेल मन में सोचता है इस बार तो बच गए, पर अगली बार ऐसा नहीं होगा। मैं तुमसे अपने भाई का बदला जरूर लूंगा। फिर फिनरल पूछता है हम जीते या बस उन्हें भागने दिया। यमी मुस्कुराते हुए बोलता है मेरे लिए उनका भाग जाना भी एक जीत की बड़बड़ है, और उन्होंने खुद कहा कि वो हार गया और हम जीत गए। आज तक खुशी से चिल्लाता है हम जीत गए। फिनरल भी कहता है हाँ हम सब ने मिलकर ये जीत हासिल किया है। गोश जैक से बोलता है तुमने तो कुछ भी नहीं किया। जैक यमी से कहता है हम यही है, क्या तुम कुछ कहना चाहोगे। यमी कहता है मुझे बहुत भूख लग रही है। जैक बोलता है अगर हम सही वक्त पर यहाँ नहीं आते तो क्या होता है। यमी कहता है मैं उन्हें भागने नहीं देता जैसे तुमने उन्हें भागने दिया, हम ब्लैक बुल्स उनको हारा देते। जैक बोलता है ये तो इम्पॉसिबल है। चार्लोटे गुस्से से कहती है तुम रेकलेस हो, दुश्मन से अकेली फाइट कर रही हो जबकि तुम इतने पावरफुल नहीं हो। कितने पैथेटिक। पर मन में सोचती है वो इतने पावरफुल थे और यमी ने अकेला उनसे फाइट मैनेज कर लिया, इसलिए तो मैं उसके लिए पिघल गई हूँ। वो कितना ताकतवर है। यमी चार्लोटे से कहता है तुम्हें अपने जुबान संभालना चाहिए वरना तुम हमेशा अकेले ही मर जाओगी। चार्लोटे बोलती है मैं कहा ना कि बैटलफील्ड ही मेरा पार्टनर है, तुम अपने पार्टनर के बारे में सोचो और मुझे अकेला छोड़ दो। यमी कहता है अगर हम दोनों इसी तरह सिंगल रहे तो हमें एक दूसरे पर विचार करना चाहिए। चार्लोटे गुस्से में बोलती है मैं तुम्हारे साथ बिल्कुल नहीं रहना चाहती, पर मन में सोचती है मैं उन्हें बता क्यों नहीं देती कि मैं क्या महसूस करती हूँ। आज तक खुशी से गिर पड़ता है, थक गया बेचारा, आज उसने काफी मेहनत की। यमी फिनरल से कहता है कुछ स्कूल बनो और रास्ता को हिल करो। आज जो आस्था ने किया है उसके बाद नोजेल को उसका नाम हमेशा याद रहेगा। फिर हमें लास्ट में आई ऑफ द मिडनाइट सन के हाइड आउट दिखाया जाता है जहाँ लीज, सैली और वेल्टस तीनों ग्लास के केसेस में हील हो रहे होते हैं। रेडिस टोंट मारते हुए कहता है ये सब हो गया यार, तुम अपने आप को थर्ड आई बोलते हो, तुम अपने आप को सबसे स्ट्रॉन्ग कहते हो। वेल्टस गुस्से में कहता है क्या बोला तूने। रेडिस कहता है अब आगे क्या करना है क्योंकि जो आज हुआ वो लोग विजार्ड किंग को जरूर रिपोर्ट करेंगे और लीज की असली पहचान का पता चल सकता है। वो हमारे बारे में और ज्यादा जानने की कोशिश करेंगे। राया रेडिस को शांत करते हुए बोलता है ठंडा हो जा। रेडिस सही कह रहा है, हमें अपने हाइडआउट का पता इतने जल्दी नहीं चलने देना चाहिए। अब क्या करना चाहिए, हमें मजबूरन कुछ एक्शन लेना पड़ेगा और यहीं पे हमारा इस पार्ट को खत्म हो जाता है। अगले पार्ट के लिए जरूर इंतजार करना।